नमस्कार दोस्तों, ये पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान है। ऐतिहासिक गांधी मैदान इसलिए क्योंकि इस गांधी मैदान में बीते 40, 50, 60 सालों में तमाम तरह की ऐतिहासिक रैलियां हुई हैं, बड़ी बड़ी सभाएं हुई हैं। हुंकारने और ललकारने की रवायत इस गांधी मैदान के इतिहास में दर्ज है। और आज गांधी मैदान इसलिए मैं आया हूं क्योंकि इस गांधी मैदान में वोटर अधिकार यात्रा के समापन के पहले जो एक तैयारी हो रही है और समापन के तौर पर एक यहां से यात्रा निकाली जाएगी या मार्च निकाला जाएगा कल यानी 1 सितंबर को, जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और विपक्ष के तमाम दिग्गज नेता होंगे। और गांधी मैदान में चारों तरफ आप बड़े बड़े पंडाल देख रहे हैं। इन पंडालों में वो यात्री, वो समर्थक, वो वोटर आकर ठहरेंगे आज देर रात से कल तक, जो उस वोटर अधिकार यात्रा के उस मार्च में शामिल होंगे। लेकिन हमारे साथ एक खास मेहमान है, मनोज झा, आरजेडी के राज्यसभा सदस्य। स्वागत है आपका। बहुत शानदार वक्ता, प्रखर वक्ता। राज्यसभा में जब मनोज झा बोलते हैं, भले इन्हें वक्त 8 मिनट मिले, चाहे 10 मिनट मिले, चाहे 4 मिनट मिले, चाहे 14 मिनट मिले, बट इनके वक्तव्य, इनकी भाषण में जो इनका कंटेंट है, इनकी शैली बाकी बहुत सारे सांसदों से इन्हें अलग खड़ा करती है और कई बार सुनने लायक होता है। एक दर्शक के तौर पर, एक श्रोता के तौर पर, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मैं अक्सर मनोज झा के तमाम भाषणों को सुनता रहा हूं, इस नाते ये कह सकता हूं। मनोज झा पटना में थे क्योंकि वोटर अधिकार रैली कल तक चली है। आरा में कल एक तरह से आखिरी रैली थी। मैंने आग्रह किया कि हम आपसे उसी गांधी मैदान में बात करेंगे जिस गांधी मैदान में बहुत सारे वोटर अधिकार यात्रा के लिए पंडाल लगे हैं, जहां लोग ठहरेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया भाई। तो गांधी मैदान का मैंने जिक्र ये किया कि चाहे जयप्रकाश नारायण का यहाँ से हुंकार जयप्रकाश नारायण की हो इमरजेंसी के दौर, चाहे उसके बाद के दौर में लालू यादव की बड़ी बड़ी सभाएं यहाँ हुई, हुंकार रैली, कौन रैली, उसके अलावा नीतीश कुमार की वो कुर्मी रैली जो बहुत बड़ी हुई थी, जिसमें सतीश कुमार सिंह और नीतीश कुमार की भूमिका, हर दौर में बड़ी बड़ी सभाएं, रैलियां। बल्कि एक समय में होता था कि गांधी मैदान जो भर पाएगा, जो सबसे बड़ी रैली कर पाएगा, उसके आधार पर उसकी हैसियत क्या होगी। मुझे अगर याद है 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की भी सभा हुई थी, शायद उसी सभा में कुछ बम फूटे थे, कुछ इस तरह की घटनाएं हुई थी। तो आज हम उसी गांधी मैदान में। तो पहले तो मैं चाहूंगा कि गांधी मैदान में जो चारों तरफ ये पंडाल और ये दृश्य देख रहे हैं, ये एक परिणति है उस 14-15 दिनों की यात्रा का कल्बिनेशन है। तो गांधी मैदान में इस यात्रा के कल्बिनेशन को गांधी मैदान से कनेक्ट करते हुए आप इसका क्या हासिल देखते हैं? देखिए अजीत भाई, सबसे पहले तो चूंकि मैं पटना विश्वविद्यालय में छात्र भी था, ग्रेजुएशन यहीं से किया था। अगर मैं अपने दौर के वक्त से भी देखूं, 89-90, गांधी मैदान अगर बोल पाता, अपना इतिहास लिख पाता, अपनी आत्मकथा लिख पाता, तो गांधी मैदान की आत्मकथा कमोबेश बिहार की आत्मकथा भी होती। क्योंकि एक तरह से ये हृदय है। न जाने कितने परिवर्तनों का ये गवाह, न जाने कितनी सारी चीजें इस गांधी मैदान ने देखी हैं। जेपी का आंदोलन, उसका बिगुल यहीं से फूका गया। और मैं समझता हूं कि जेपी के आंदोलन के बाद जब जनता पार्टी का जन्म हुआ और जनता पार्टी सत्ता में आई, उस दौर का भी ये गवाह रहा। फिर जब लालू जी, कर्पूरी जी के बाद उन्होंने पहले नेता विपक्ष और फिर वो मुख्यमंत्री बने, उस दौर में भी तो गांधी मैदान की भूमिका अगर मैं कहूं तो भूमिका परिवर्तन कामी भूमिका रही है, परिवर्तन के वाहक की भूमिका रही है हर दौर में, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी का। लेकिन गांधी मैदान की जो सबसे बड़ी विरासत है कि अगर बदलाव की आहट या पहली करवट कोई सुनता समझता है तो वो गांधी मैदान है। जेपी से लेकर लालू जी से लेकर उससे पूर्व कर्पूरी जी से लेकर आज तक की राजनीति का महज गवाह नहीं है, एक तरह से साझीदार है, हमराज है। और उस संदर्भ में अगर आज आप देखें कि ये जो इतने दिनों की यात्रा चली, जो यात्रा अब तेजस्वी जी और राहुल जी की नहीं रह गई है, वो आम आवाम की यात्रा हो गई है। यात्रा का समापन कल हो गया, कल मार्च है, लेकिन मैं बताऊं यात्रा का जो संदेश था वो न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में गूंज रहा है। पहले भी हमें पता था कि विश्वसनीयता चुनाव आयोग की न्यूनतम सूचकांक पे है और अब ये बात घर घर पहुंच गई है। क्या हमारा मत हमारे बदलाव की चाहत में तब्दील होता है?
अगर नहीं हो रहा है तो वो मत कहाँ जा रहे हैं, जा भी रहे हैं या नहीं, ये चीज़ें शायद हमें रॉकेट साइंस के ज्ञान से समझा नहीं पाते। इस पूरी यात्रा ने आम आवाम को सहयात्री बना लिया। मैं कह रहा हूँ सिर्फ उतने लोग नहीं जो उन जिलों में साझेदार थे, बल्कि उससे 100 किलोमीटर दाएं 100 किलोमीटर बाएं, एक तरह से पूरे बिहार में ये संदेश गया और बिहार से पूरे देश में गया कि SIR के नाम पे फर्जीवाड़ा है, चुनाव आयोग और भाजपा का एक आंतरिक गठबंधन है और जो लोकतंत्र के लिए एक सुखद संकेत नहीं है। अब एक सवाल उठता है कि चूंकि वोट चोरी वोट चोर गद्दी छोड़, यही नारे हर सभा में, नुक्कड़ सभा में, पब्लिक मीटिंग में हर जगह लगे और उन नारों के साथ अब यहाँ से एक कहें तो समापन के तौर पर जो भी मार्च है, एक पॉलिटिकल लीडर और एनालिस्ट के तौर पर क्या आपको लगता है कि वो नारा बिहार के 7 करोड़ 24 लाख वो वोटर जो ड्राफ्ट लिस्ट में हैं, 65 लाख में से जो भी छूट गए वो, तो मतलब 7.25 करोड़ से ऊपर के वोटर, अभी तो 13 लाख बल्कि शायद नए वोटर के एंट्री की भी अर्जी फॉर्म 6 जमा हुआ, तो मान लीजिए 7.5 करोड़ के आसपास जो, उन वोटर्स के लिए ये सवाल उनके जहन में गया या सिर्फ उनके लिए गया जिनके वोट कटे और आपके सपोर्टर और समर्थक के लिए? देखिए, मैं एक बात कहूं अजीत भाई, आभासी तौर पे आपको लगेगा कि सिर्फ हमारे वोटर और सपोर्टर, लेकिन जो बीजेपी को वोट करते हैं पारंपरिक वोटर, उनके अंदर भी शंका के बीज पड़ चुके हैं। देखिए, वो भी नहीं, उनको भी नहीं पता था ना कि सिर्फ मेरा जनमत चुनता है। उन्हें भी ये एहसास हुआ कि हमारे जनमत के अतिरिक्त भी कोई ऐसी कुंजी है, कोई ऐसी चीज़ है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो उनको भी ये लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए एक स्वस्थ संकेत नहीं है। क्योंकि देखिए, बीजेपी के वोटर हैं, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि वो इलेक्शन कमीशन के बेईमानी के सहयात्री बनेंगे, सपोर्टर होंगे। और उस संदर्भ में मेरा मानना है कि ये बात घर घर गई है। आप जितने वोटर्स का 7,24,000 उसमें और जितने जुड़े, उन सबको अब ये लग गया है कि हमारे चुनाव आयोग को नए सिरे से अपने आप को रिबूट करना होगा, अपने आप को दिखाना होगा कि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सिर्फ कागजी चीज़ नहीं है, वो उसको जीने को तैयार हैं। और भाजपा का जो इन्फ्लुएंस उनकी कार्यशैली पर दिखता है, उसको वो संभव हो तो जेटिसन करें, उतार के फेंक दे, तब जाकर के वो सुकुमार सेन वाली जो चुनाव आयोग की परिकल्पना थी, प्रथम चुनाव आयुक्त की, वो साकार होगी। और लेकिन एक बात और मैं कहूँ कि ये वोटर अधिकार यात्रा में सिर्फ वोट ही चर्चा में नहीं रहा, क्योंकि जनमत क्यों महत्वपूर्ण है? बदलाव के लिए। बदलाव किस लिए चाहिए? मुझे बेहतर रोजगार चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य चाहिए, हमारे यहाँ से पलायन रुकना चाहिए। तो ये वोट अधिकार यात्रा एक पैकेज है, उस पैकेज में बहुत सारी चीज़ें लोगों तक गई हैं। और देखिए, भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि गांधी मैदान में खड़े होकर के मैं आज आपसे ये कह रहा हूँ कि बदलाव का वाहक फिर से गांधी मैदान होगा। अब ये चूंकि आपने कहा कि गांधी मैदान में जो कुछ हो रहा है, जो तस्वीरें देख रहे हैं, उस आधार पर और वोटर अधिकार यात्रा 14 दिन हुए, इसके आधार पर बदलाव का वाहक होगा। अब उसके बाद इसी गांधी मैदान में, ये 2.5 महीने अभी चुनाव में, इसी गांधी मैदान में बड़ी सभा कम से कम एक प्रधानमंत्री मोदी की तो होगी ही, हो सकता है 2 हो जाए आसपास मिलाकर। तो वही गांधी मैदान में वो बड़ी भीड़, पूरी मशीनरी, बीजेपी की पूरी ताकत, नीतीश कुमार की पूरी ताकत जुटेगी, तो फिर वो कहेंगे बदलाव का वाहक वो उस भीड़ से होगा। अजीत भाई, मैं उसको बहुत, मतलब उसका एल्गोरिदम देखिए, जो मैंने कहा 15 में भी गांधी मैदान में की, 20 में भी की। लोकसभा का चुनाव का नतीजा जो भी हो, विधानसभा में वो डेंट नहीं कर पाए कभी, मेरा दल या महागठबंधन। अगर आप देखें 20 के चुनाव में मात्र 12,756 वोट का फर्क था हमारे में और उनमें, जिसमें बहुत बड़ी भूमिका पोस्टल बैलेट की। उस वक्त भी अगर आपको स्मरण हो तो 11:30 बजे रात तक तेजस्वी जी ने मुझे कहा कि आप चुनाव आयोग में बैठिए। बार बार मैं दरखास्त करता था, लेकिन बार बार वो चीज़ें खारिज हो जाती थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ, रैलियाँ कोई करेंगे, लेकिन वो जो एक नैसर्गिक चीज़ होती है, ऑर्गेनिक, यहाँ इस वोटर अधिकार यात्रा में जो मैंने महसूस किया, तकरीबन 6 दिन मैं था इसका हिस्सा। मैं आपको बताऊं, इस यात्रा में जो मैंने महसूस किया, किसी को लाया नहीं गया। आमतौर पे आजकल
कई जगह सभाओं में लोग लाए जाते हैं, बस गाड़ी इसका इंतजाम होता है। इसमें तमाम लोग आए, तो लाया जाना और खुद से आना, ये फर्क इस वोटर अधिकार यात्रा ने दिखाया। और वो फर्क ऐसा नहीं है कि कल समापन के साथ खत्म हो जाएगा, वो फर्क जिंदा रहेगा। वो इसलिए कि लोग अब अपने मत को सुरक्षित करने के लिए स्वयं पहरेदारी करेंगे। शायद हम में से अधिकांश दलों को बूथ लेवल एजेंट की भी जरूरत उस रूप में ना हो, लोग खुद अपना एजेंट बन जाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण संदेश रहा। एक सवाल बार बार उठता है मनोज जी, हालांकि वो आंकड़े ऑफिशियल कहीं से आते आप लोगों की तरफ से तो बेहतर होता, लेकिन चुनाव आयोग जो आंकड़े दे रहा है, जैसे कल भी था, शायद कल का निकालना, कल भी था कि अब 2 दिन बाकी हैं, लेकिन बीएलए की तरफ से, बूथ लेवल एजेंट की तरफ से, अपोजिशन में माले को छोड़ दें जिनका 120 था शायद, कोई ऑब्जेक्शन क्लेम नहीं आया और 13 लाख फॉर्म 6 भरे गए। ये नहीं पता 13 लाख में कितने लोग 65 लाख वाले हैं, कितने 7 करोड़ 24 लाख, बट ये बार बार कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से कोई नहीं आ रहा ऑब्जेक्शन। ये देखिए कल का है जिसमें क्लेम और ऑब्जेक्शन का ये रेशियो, तो ये इस पर क्या जवाब है? देखिए, आपको मैं पहली बात माफ करिए, 31 तारीख का ये है जी। हाँ हाँ, मैं आपको ये बताऊं, पहली बार भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में, चुनावी इतिहास में, बीएलए को एक मूल आधार मान लिया गया। चुनाव आयोग का सीधा ताल्लुक मतदाता से। ये बीएलए के थ्रू चीजों को देखना। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। हमारे बीएलए जब जाते हैं बीएलओ के पास, तो वो पहली बात तो लेते बीएलए बूथ लेवल एजेंट जो पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर होते हैं, बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर जो टीचर होते हैं आमतौर पर, प्राइमरी जो चुनाव आयोग के नुमाइंदे होते हैं। हाँ, तो बीएलए अगर बीएलओ के पास गया तो बोला आज हमारे पास बहुत काम है, कल आओ। कल गया तो आप अभी नहीं, अभी मैं उस गांव निकल गया हूं, तुम इस वक्त आओ। अब आप कल्पना कीजिए, एक पार्टी जिसका संसाधन भी हम लोगों का नहीं है, तो हमारे कार्यकर्ता दर दर भटक रहे हैं। कल हमारा 33 दिखा रहा था संभवतः। ये दिक्कत आ रही है, इसको हमने अपने जो आज का डेटा है उसमें आपका तो एक भी नहीं दिखा रहा है। ये दिखा रहा CPI-ML 15 फॉर इंक्लूजन, 103 फॉर एक्सक्लूजन, मतलब आपका एक भी डेटा नहीं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ। कल 33 हमने कल सिर्फ जमा किए थे, वो भी अभी परिलक्षित नहीं हो रहा। मेरा सिर्फ आपके माध्यम से ये कहना है कि ये भी हमारी प्रेयर में है कि आप मतदाता के प्रति आपका कमिटमेंट है। ये जो आप बीएलए को इंक्लूड कर रहे हैं और बीएलए बीएलओ का जो रिलेशनशिप है, मैं एक बताऊं, परसों चौथे रोज हमने एक ट्वीट किया कि हमारे इतने, हमने उदाहरण दिए ट्वीट के नीचे कि ये रिसिप्ट है, लेकिन ये आपके डैशबोर्ड पे परिलक्षित नहीं हो रहा। आप जानते हैं उसका नतीजा क्या हुआ? तो उस डीएम ने बुला करके उस बीएलओ को लिटरली धमकी दी। उसकी वजह से पूरे बिहार में संदेश जाता है कि बीएलओ डिली डाली करके, क्योंकि उनको पता है कि हमको सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनाव आयोग को पवित्र दिखाना है कि उसकी कहीं कोई गलती नहीं है। तो अपनी गलती को ढकने के आभूषण के रूप में ये बार बार इस बात को कहते हैं कि बीएलए तो कमेंट कहाँ से ले पाएगा। बीएलए एक गांव, दूर दराज किशनगंज के एक गांव में, वो बीएलए से संपर्क नहीं कर पा रहा है। 3-4 दिन के बाद उससे फॉर्म लिया जाता है, पावती नहीं दी जाती है, कैसे सिस्टम में परिलक्षित होगा? हमारी प्रेयर में जो अगली हियरिंग है उसमें एक ये भी है और टाइमलाइन एक्सटेंड करने को भी है। एक खास बात ये भी कि मनोज झा जी जो याचिका करता है, कई उनमें से एक याचिका करता भी है जो चुनाव आयोग के रवैये के खिलाफ, SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे, जिसमें ADR है, महुआ मोइत्रा है, मनोज झा है, योगेंद्र यादव है, 8-10 जो भी हैं उनमें से मनोज झा भी हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि जैसे अभी जो आज का अपडेट है, 31 तारीख को हम लोग बात कर रहे हैं, 15,32,000 फॉर्म 6 डिक्लेरेशन रिसीव हुए चुनाव आयोग को, और जैसे उसका तो मैंने जिक्र किया ही आपका कि बीएलए के थ्रू कुछ नहीं है, तो 15 लाख वोटर जोड़ तो रहे, तो चुनाव आयोग कहे कि भाई इतने वोटर के फॉर्म आ गए, तो ये तो जोड़ रहे हैं। नहीं, देखिए इसमें 2 फर्क है। ये कह रहे हैं कि इतने फॉर्म आ गए, अब हमको ये आंकड़ा भी दे, ये कौन लोग हैं, इनका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या है? क्योंकि हमने जो राहुल जी ने भी करके दिखाया, महादेवपुरा का कहानी बताई, महाराष्ट्र की कहानी बताई, हमें अंदेशा है कि कहीं इस प्रकार की कोशिश तो नहीं हो रही है कि डिलीशन को, पहले तो डिलीशन का वर्गीकृत आंकड़ा नहीं दे रहे थे, बता ही नहीं रहे थे। जब वो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा तब वो तैयार हुए, और अब
ये हम मांगेंगे। हुआ दे, ये लोग कौन है, कौन सा आंकड़ा है, बूथ वाइज, असेंबली वाइज आप हमें ये दीजिए। अन्यथा ये फिर वही पैटर्न है कि डिलीशन भी अपनी मर्जी से और इंक्लूजन भी अपनी मर्जी से। इसमें हमारा क्या है, हम एक चुनावी दल के रूप में एक मुझको लगता है कि हमें ये एहसास होगा कि हमारी कोशिशों पर पानी फेरने की कोशिश हो रही है चुनाव आयोग या उनके अधिकारियों द्वारा, लेकिन अंततः लोकतंत्र का नुकसान होगा इसमें मतदाता और चुनाव आयोग की दूरी बढ़ती है। एक ओपेसिटी जिसको कहते हैं, गैर पारदर्शिता अब एक नियामक बन गई है, एक आवरण सी आभूषण सा है चुनाव आयोग का। ये सब चिंता का विषय है और मुझे उम्मीद है माननीय सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि जिस गंभीरता से आप सवाल पूछ रहे हैं उसी गंभीरता से माननीय चुनाव आयोग भी इन सारी चीजों पर नजर रखेगा और फैसला लेगा। अब चुनाव आयोग में जो होगा, माफ करें, सुप्रीम कोर्ट में उस पर हमारी नज़र होगी। अब थोड़ा पॉलिटिकल 2-3 जो सवाल उठते हैं कि देखिए, अगर वोट कटना मुद्दा है और वोट चोरी उसको नाम देकर आप लोग नारे लगा रहे हैं, तो वो उनके लिए हो सकता है, करण इधर आ जाइए, उनके लिए हो सकता है जिनका कटा, क्योंकि हर नागरिक संविधान को लेकर इधर बात कर, संविधान को लेकर ऐसे इस दृष्टि से नहीं उस लड़ाई में शामिल हो जाता है कि एक वोट का अधिकार मिला, दूसरे का कटा तो उसके लिए भी हम सजग हो जाएं, उसका नहीं कटा तो वो निश्चिंत है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं मनोज जी कि इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर, आउट ऑफ प्रोपोर्शन बनाकर, जो बीजेपी के लोग कहते हैं खामखा इशू बना रहे हैं, आप बिहार के जो बाकी ज़रूरी मुद्दे हैं, शिक्षा है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य है, गरीबी है, उन चीज़ों को कहीं पीछे छोड़ रहे हैं? नहीं अजीत भाई, ये मैंने पहले आपके एक प्रश्न के जवाब में ये बात कही थी कि ये पूरा पैकेज हो गया, एक बास्केट है। बास्केट में प्रोटेक्शन ऑफ वोट, जब कहते हैं वोट चोर गद्दी छोड़, ये बच्चा कहता है, 6 साल का बच्चा बोलेगा जो शायद वोटिंग एज में नहीं है, लेकिन उसको पता है कि ये वोट क्यों पड़ता है। ये वोट बेहतर खुशहाल समाज के लिए पड़ता है, नौकरी के लिए पड़ता है, बेहतर स्वास्थ्य के लिए पड़ता है। आप देखिए तेजस्वी जी ने जितनी घोषणाएं की उसका आधा अधूरा कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। वो किस दबाव में कर रहे हैं? सिर्फ वोटर अधिकार यात्रा के दबाव में नहीं, वोटर अधिकार यात्रा के तहत वो जो पैकेज लोगों तक कम्युनिकेट हो रहा है, नौकरी, सामाजिक सुरक्षा, बिजली, गैस सिलेंडर, सोशल सिक्योरिटी, वो सारी चीजें प्रवेश कर रही हैं। उस संदर्भ में मेरा मानना है कि कोई अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं है। लोगों तक वोट अधिकार यात्रा के माध्यम से ये संदेश भी साफ जा रहा है। अब आपको पता है, चूंकि तेजस्वी हर जगह कहते हैं नकलची सरकार, लेकिन जैसे कल ही अखबार में ये खबर छपी, परसों की है, कि बिहार में हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपया देंगे रोजगार के लिए और 6 महीने बाद रिव्यू करके 2 लाख देंगे। इसके पहले 125 यूनिट बिजली और बहुत तरह की स्कीम्स। तो लोगों को ये लग सकता है कि भाई ये सरकार तो ऑलरेडी कर रही है, दे रही है, वो जब आएगी तब देंगे, ये तो दे रही है सरकार, जो मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में हुआ। नहीं, वो एग्जैक्टली वो पैटर्न नहीं है। मैं आपको एक साफ सी चीज बताऊं, आज का एक साफ सी चीज बताऊं, 10,000 दे रहे हैं। तेजस्वी जी के कमिटमेंट में 30,000 है, मतलब एक 12 महीने का 30,000, 5 साल का 1.5 लाख। उसके अतिरिक्त उनका कमिटमेंट था कि सर्वे में जितने परिवार 96 लाख जो गरीबी रेखा से नीचे है, एक न्यूनतम आय से नीचे है, उनको 2 लाख। तो वो हमारा कवरेज ज्यादा है। इन्होंने तो अभी तक चुपचाप एक तरह का फरेब नहीं कहूंगा, लेकिन एक ऐसे आवरण में ये कोशिश कर रहे हैं कि कमिट भी करूं और चुप भी रहूं। तो ये 10,000 वन टाइम को सोच रहे हैं कि अगर सरकार नहीं बनी, जिसकी संभावना ज्यादा है, तो आने वाला लेकिन अभी तो कह रहे सितंबर तक ट्रांसफर कर देंगे। वही मैं कह रहा हूँ। महाराष्ट्र में क्या हुआ, लाड़की बहन ऐसे ही हुआ, पैसा ट्रांसफर होने लगा। आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ये सितंबर तक ट्रांसफर होने की जो बात है वो पूर्ण कमिटमेंट नहीं है। लेकिन जो हमारा है, तो लोग ये देख रहे हैं क्यों प्रेशर किसका था, माई बहन मान योजना का, जो निरंतरता में है, वन टाइम नहीं है, और उसके अतिरिक्त 2 लाख रुपए जो उद्यम के लिए, स्वरोजगार के लिए। तो इतना फर्क बिहार की जनता, और ये गांधी मैदान गवाह है कि बिहार की जनता को ये सेंस जरूर है कि ये आइडिया किसका था और इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन बेहतर कर सकता है। रुमाल निकाल लिया। और उसमें मुझको लगता है कि किसी भी बिहारी को
कोई भी पुरुष स्त्री किसी भी जाति का हो, उसको पूर्ण स्पष्टता है कि कहाँ ओरिजिनल है और कहाँ एक डुप्लीकेट। सवाल, अब तो अखबार शायद आपकी नज़र पड़ी होगी, जैसे आज के अखबार में विज्ञापन है सरकारी नौकरी और रोजगार देने में अव्वल बिहार, और उसमें अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरियां रोजगार सब जगह पटना में होर्डिंग पोस्टर लगे, और उसके बाद है कि सरकारी क्षेत्र में दी गई नौकरी लक्ष्य 10 लाख का, लगभग 10 लाख दे दिया 20 से 25 के बीच। उसके बाद उपलब्ध कराए गए रोजगार 10 लाख का और दे दिया उपलब्धि 39 लाख से अधिक, मतलब 4 गुना। नहीं, देखिए अजीत जी, आप तो कवर करते हैं। हाँ, 10 लाख अव्वल तो ये आंकड़ा गलत है, और मैं ये एफिडेविट पे कह सकता हूँ। जो नौकरी मिली वो 17 महीने का कार्यकाल जो तेजस्वी जी का था, उसमें वो 5.5 लाख नौकरी मिली। उससे पूर्व 2005 से लेके तब तक मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, आप खंगाल लीजिए आर्काइव, आपको नहीं मिलेगा। नहीं, उसके पहले तो नीतीश जी कहते थे बाप के यहाँ से देंगे, कहाँ से पैसा जेल से लाएंगे वगैरह वगैरह। दूसरी बात, ये रोजगार की बात ना, ये ऐसा गोलगप्पा है जिसमें रस नहीं है। अब इसमें क्या है कि वो प्रधानमंत्री जी वाली बात कि अगर कोई पकौड़े का स्टॉल लगा रहा है, अब ये साहब बाहर आप अगर देखें भुट्टा बेच रहा है, इसको रोजगार में कर दीजिए। उसको हो सकता है 4 दिन बाद पूंजी ना हो, वो निकल गया, लेकिन आंकड़े में जमा करने के लिए आपने देख लिया कि फलाना आदमी गांधी मैदान में आज 1 दिन भुट्टा बेच रहा था, तो उसको रोजगार उपलब्ध है। ये फर्जीवाड़ा आंकड़ों का बंद हो। और मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारी अब एकमात्र मांग है कि जो नजरे इनायत गुजरात को लेकर के है पूंजी निवेश के संदर्भ में, वो बिहार को चाहिए। ये नहीं कि पूंजी गुजरात में और ट्रेन चले बिहार से मजदूरों को लेकर के। ये परिपाटी मैं ये नहीं कहूँगा कि बदल जानी चाहिए कि गुजरात के श्रमिक आए बिहार में, लेकिन इस परिपाटी को बिहार अब ढो नहीं सकता। तो इस परिपाटी के खिलाफ सबसे ज़्यादा मुखर प्रशांत किशोर है, वो सबसे ज़्यादा पलायन के खिलाफ है, वो शिक्षा और स्वास्थ्य की बहुत बात कर रहे हैं। और ये मेरे ख्याल से बहुत सालों बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच एक तीसरी धुरी बनाने की कोशिश हो रही है। वो कह रहे हैं हमें निर्णायक बहुमत भी मिलेगा। मैं आपको एक बात कहूँ, मैं टिप्पणी क्या करूँ, तीसरी धुरी वो मीडिया में ज़्यादा है, खास करके दिल्ली की मीडिया में। दूसरी बात, एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है कि एक वादा करने में और एक जिसके वादे को आपने एक हिस्से में पूरा होता हुआ देखा है। अगर मैं पिछले 17 महीने का जो हम 24 की जनवरी तक थे, दिसंबर तक, उसको देखें तो उसके बाद असल में बिहार में एक चीज़ हो गई। हमारी विपक्षी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि बिहार में किसी बच्चे से भी पूछिए कि नौकरी मतलब, तो वो तेजस्वी बोलता है। जो हमारा वोटर नहीं है वो भी बोलता है कि यार इसी व्यक्ति ने नौकरी को सेंट्रल रोस्ट्रम में लाया, मेन एजेंडे में लाया। मैं समझता हूँ उस उपलब्धि को लोग देखेंगे, और प्रशांत जी के पास संसाधन बहुत हैं, उनसे मैच करना असंभव। डिसरप्टर माना जा रहा है, तो आप लोगों के लिए नुकसानदेह होंगे। टारगेटेड ढंग से उनके उम्मीदवार होंगे, इतने 3 साल से वो काम कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ मैं किसी को खारिज नहीं करता, लेकिन मेरा मानना है कि डिसरप्टर बिहार पहचान लेता है। बिहार को डिसरप्टर नहीं चाहिए, क्रिएटर चाहिए। उसे पता है कि विकल्प में क्रिएट कौन करके देगा, डिसरप्शन नहीं चाहिए। वो उस पॉलिटिकल तो यही तो कह रहे हैं कि भाई इतने सालों में बिहार में सब बराबर थे, चाहे उनके 15 साल हो चाहे इनके 20 साल हो, युवाओं की बात नहीं हुई, रोजगार की बात नहीं हुई, नौकरियां नहीं मिली, पलायन हो गया, इंडस्ट्री नहीं लगा। ये इसके लिए नया बिहार चाहिए। उनको मीडिया वाले ये क्यों नहीं पूछते हैं कि जितनी आपदा हम राष्ट्रीय स्तर पर झेल रहे हैं, उसके निर्माण में उनकी भी भूमिका रही है। किस आपदा की बात कर रहे हैं? मतलब मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में अभी कई सारी चीज़ें हैं। मैं फॉरेन पॉलिसी लूँ, डोमेस्टिक पॉलिसी लूँ, टैरिफ का मसला लूँ, सीज फायर के इश्यूज़ को लूँ, तो उसमें एक डिनायल और हेडलाइन मैनेजमेंट। अब देखिए, चाइना के साथ हमारे कितने मेजर डिफरेंसेस बॉर्डर पे हैं। गलवान में हमारे जवान शहीद हुए। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेना ने माना कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर चाइना पाकिस्तान की मदद कर रहा था, लेकिन आज अचानक से हमारे प्रधानमंत्री जी गए, अब मीडिया उसको मास्टर स्ट्रोक बता रहा है। तो साहब, ये इसलिए मैंने कहा कि इस तरह की जो आपदा देश झेल रहा है, उस आपदा के निर्माण में प्रशांत किशोर जी स्वयं ही कहते हैं कि मैंने इसको बनाया, मैंने ये किया। तो कहें कि इस आपदा के लिए आपसे सॉरी। तो अमित शाह
का बयान आया था, या नीतीश कुमार ने बोला था कि मैं कि अमित शाह जी के कहने पर हमने इन्हें उपाध्यक्ष बनाया। हाँ, तो पुरानी बात होगी। अब कह रहे हैं नीतीश जी अनफिट है और सेहत खराब है, नीतीश जी भी चौपट कर रहे हैं और ये इन्होंने तो पहले चौपट कर रखा है। मेमोरी के आर्काइव की एक खासियत ये होती है ना कि कोई चीज दबती नहीं है। ऐसा नहीं है कि भूकंप आ गया, हड़प्पा मोहनजोदड़ो खत्म हो गया, ये लो। वो नीचे से अपनी अपनी सूरत फिर से दिखा देता। अब बात आती है, चूंकि आखिरी हिस्से में बातचीत के आखिरी हिस्से में बहुत कम वक्त के लिए आए, इनको कहीं और भी जाना है, कि सीट एडजस्टमेंट। भाई आप यात्रा निकाल लिए, 14 दिन हो गया और 2 भाई साथ चले। अखिलेश कल आ गए तो उन्होंने कहा 3 भाई, ट्वीट कर दिया। दोनों साथ साथ दिखे, केमिस्ट्री दिखी। कभी राहुल खड़े होकर हाथ हिला रहे हैं तो तेजस्वी जीप चला रहे हैं, कभी राहुल चला रहे होंगे, दोनों साथ। तो ये सब 12-13 दिन जनता ने देखा। कल आपकी यात्रा का आखिरी जो मार्च होगा वो भी। लेकिन अभी तक सीट को लेकर पेच फंसा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ फंसा हुआ, कौन कह रहा कुछ है? पता नहीं चल रहा है। कैसे पता चलेगा? सीट का बंटवारा मुश्किल उधर है। हमारे यहाँ एक चीज बहुत स्पष्ट है। आप जो कह रहे हैं ना केमिस्ट्री, लोग अक्सर केमिस्ट्री में उलझ जाते हैं और साइकोलॉजी भूल जाते हैं। यहाँ साइकोलॉजी ज्यादा स्ट्रांग है। फिलॉसफी पे भी सवाल हो जाता है। फिलॉसफी में तो क्या है ना कि जब गठबंधन है, और प्रोफेसर भी है ये। हाँ, जब गठबंधन है तो हम एक दल है नहीं, अलग अलग दल हैं। और अलग अलग दल है इसलिए गठबंधन है, नहीं तो एक दल होता। चूंकि अलग अलग दल हैं तो फलसफा में फर्क होगा, लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम सबको अरिथमेटिक के हिसाब से स्पष्ट, मैथमेटिक्स भी बता रहा हूँ, टिकट उन्हीं को मिलेगा जो विनेबिलिटी दिखेगी, जिसकी पृष्ठभूमि की वजह से, कमिटमेंट की वजह से। और मैं आपको बता रहा हूँ ये फ्लॉलेस होगा। तो जैसे आप कह सकते हैं, पिछली बार कांग्रेस को 70 सीटें मिली तो 19 जीते, तो स्ट्राइक रेट बहुत कम थी। एमएल को कम सीटें मिली, उस हिसाब से एमएल की स्ट्राइक रेट ज़्यादा थी। तो आप कहेंगे उनकी विनेबिलिटी कम है तो हम आपको 50 ही देंगे। नहीं, जो ऐसे अंदर खाने से आ रही है। नहीं, मैं आपको सीधे बात बता रहा हूँ। नंबर गेम में नहीं जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि सभी दलों के बीच में एक मत है कि हमें बदलाव का वाहक बनना है, चेंज लाना है, और उसके लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा सेक्रीफाइस, थोड़ा एक स्टेप आगे, थोड़ा एक स्टेप पीछे, ये सब दल करेंगे। और 20 की बात 20, 25 इज 25। और अगर जीते, अभी इफ एंड बट में ही बात होगी, अभी पता नहीं क्या होगा, वक्त अभी 2.5 महीने है, तो मुख्यमंत्री कौन होगा? ये बताइए, एक हम लोग बचपन में पढ़ते थे यूनिवर्सल ट्रुथ, हाँ। सूर्य किधर उगता है? पूरब। हाँ, ये स्पष्ट है। हाँ, स्पष्ट है। मतलब सबको पता है कि जो व्यक्ति नैरेटिव बदला है, भूमिका उसी की होगी, और उसका नाम तेजस्वी यादव। तो सबको पता है, तो राहुल गांधी को ये बात नहीं पता है? नहीं, हर व्यक्ति की अपनी टाइमिंग होती है। हलस करके हर व्यक्ति एक ही समय में ऑर्केस्ट्रा में शामिल हो जाए जरूरी नहीं है। लेकिन मैंने उनके एक सीनियर लीडर्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मुझसे सीधे सवाल पूछा एक पत्रकार ने। मैंने कहा इसके लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की जरूरत नहीं है। हु इज द लीडर? लेकिन सीधे सवाल पूछा राहुल गांधी से अररिया में किसी ने, रिपोर्टर ने, कि तेजस्वी तो कहते हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे जब ऐसी स्थिति आई, और आप तेजस्वी का नाम मुख्यमंत्री के लिए क्यों नहीं लेते हैं? तो राहुल गांधी ने जलेबी घुमाया इधर उधर दाएं बाएं करते हुए, उसे समझ में नहीं, मजा आ रहा है, अच्छा चल रहे हैं, बहुत अच्छी केमिस्ट्री। वो जलेबी नहीं थी, वो ये बात थी कि थोड़ा इंतजार करिए, आई विल डू इट इन अ बिग वे। तो ये बात हो चुकी है अंदर खाने? सब हो चुकी है, कहीं कोई संशय नहीं है। तो आपको अब, मतलब आप लोग को पक्के तौर पर लगता है कि 2025 बदलाव की भूमिका बिहार में? बिल्कुल, बिल्कुल, नो डाउट। इलेक्शन कमीशन के तमाम प्रयास के बावजूद। अब जाते जाते 3 बड़े मुद्दे आप बता दीजिए वोट अधिकार के अलावा, कि आपके लिए ये 3 कोर इशू अगले 2.5 महीने में। नौकरी, शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन, और स्वास्थ्य सेवा ऐसी हो कि पब्लिक हेल्थ यानी लोक स्वास्थ्य वो फोकस में आए, किसी को दिल्ली हैदराबाद भटकना ना पड़े, क्योंकि पब्लिक हेल्थ यहाँ क्रम्बल कर गया है, उसको बचाना है। पब्लिक एजुकेशन क्रम्बल कर गया। एक चूंकि आप शिक्षा की बात की, माफी चाहूँगा, चूंकि आप प्रोफेसर भी हैं, विद्वान भी हैं, और आप बिहार को जानते हैं, बिहार के हैं,
मैं आज भी सुबह गांधी मैदान आया था तो किसी से बात कर रहा था कि मैं अगर 40 साल पहले फ्लैशबैक में अपना वो दिन देखूं जब हम लोग पढ़ते थे 40-45 साल पहले, तो उस दौर में 80s में अगर किसी का पटना साइंस कॉलेज में किसी का एडमिशन हो जाता था, बेगूसराय, दरभंगा, छपरा, किसी जिले में, उसके माँ बाप को लगता था कि बीआईटी में कहीं एडमिशन हो गया, इंजीनियरिंग में हो गया, ये गर्व का विषय होता था पटना साइंस कॉलेज। ऐसे और भी कॉलेज हो गए, टीएनबी होगा, एलएस होगा, सीएम साइंस होगा, या अभी पटना कॉलेज भी है। ये व्यवस्था पिछले 25-30 सालों में, ये कुछ 20 साल नहीं, मैं 30 साल की बात कर रहा हूँ, वो गर्व रह गया क्या? नहीं, मैं देखिए इसको मैं थोड़ा, चूँकि इसका अध्ययन मैंने किया है, मैं खुद यहाँ का छात्र था और +2 के बाद मैं दिल्ली भी जा सकता था। मैं पटना कॉलेज में हिस्ट्री ऑनर्स में आया क्योंकि एक अलग ये था, लेकिन डिके शुरू हो चुका था उससे पूर्व। हम आखिरी फसल थे 89 में, मेरा सेशन 1.5 साल लेट था। मैं तो कहा ना 82-84 की मुझे याद है। 82-84, 88-89 जब हम ग्रेजुएशन में आए फर्स्ट ईयर में, तो चीजें लगभग अधोमुखी थी। और उसके बाद 89 के बाद फिर तो लालू जी का राज रहा। देखिए 14 साल नहीं, तो अधोमुखी से पतनोन्मुखी गया। आप एक बात देखिए, उस व्यक्ति ने एजुकेशन में, मैं 2 चीजें कहूंगा, लोग अपना अपना ओपिनियन रखें। उस दौर में जो शिक्षक की बहाली हुई बीपीएससी के थ्रू, आज आपके बिहार के तमाम स्कूल्स के हेडमास्टर हैं वो, और अगर सरकारी स्कूल अधिकांश अगर डिलीवर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हिम, कम से कम डिग्री लाओ नौकरी पाओ वाला हिसाब किताब। कॉलेजों का जो नॉन परफॉर्मेंस हो गया, बुरा हाल हो गया, वो भी वो शुरुआत वहीं से आप कर 89 से। नहीं, मैं बता रहा हूँ, वो तो 90 के बाद आए, 90s के बाद। मैं 88, 87, 86 की बात कर रहा हूँ, वहाँ से जो पतन शुरू हुआ, उसके बाद सेशन डिले हुआ। 15 साल में लालू जी के राज में या राबड़ी जी के राज में पतन की दिशा में ही रहा ना, मैं आपको रसातल बता में रहा ही हूँ, गया आप उस दौर के अपॉइंटमेंट्स देखिए, जितने विश्वविद्यालय खुले हैं, उसके बाद एक खुला है क्या? उनके दौर में विश्वविद्यालय खुले, कई विश्वविद्यालयों का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, नए नए कॉलेजेस जोड़े गए उनसे, और कुछ चीज़ें प्रणालीगत होती हैं। मैं मान रहा हूं कि हम अक्सर भूल जाते हैं। मैं कई चीज़ों के लिए इस सरकार को भी नहीं कहूँगा, औपनिवेशिक शासनकाल से बिहार को लेकर के एक जो चीज़ रही ना, वो एक विकास के मॉडल में एक होता है सैटेलाइट मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस के विकास के लिए सैटेलाइट के रूप में बिहार का इस्तेमाल किया गया, चाहे एजुकेशन, हेल्थ या माइग्रेशन का इशू। मैं समझता हूँ वो महत्वपूर्ण पहलू है और उसको हम लोग बदलने की कोशिश करें। अच्छा, ये बताइए, चूंकि आप भी बिहार इतना घूमे होंगे, मैं भी 14 दिनों से कई जगह घूमा, इसके पहले भी 14 दिन आया SIR के लिए, तो FIR लेके यहाँ से गया। लेकिन जैसे सड़कों की अगर बात करेंगे तो 10-12 साल में सड़कों की स्थिति बहुत बेहतर हुई है। जैसे मैं पटना से बेगूसराय पहले जाता था, सिमरिया पुल पे 3 घंटे फंसता था, फ़ोन करता था पुल क्लियर है कि नहीं तब जाऊं, और 5 घंटे लगते थे, अभी 2 घंटे में पटना से बेगूसराय आ रहे। तो सड़कों का जाल बिछना, हाईवे बेटर होना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे सब काम हुआ है कि नहीं हुआ? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर का सिर्फ एक पहलू है सड़क। इंफ्रास्ट्रक्चर में और बहुत सारी चीज़ें हैं। स्कूल की इमारतों को देख लीजिए, जर्जर हालत में है। अस्पताल की इमारतों को देख लीजिए, वो 17 महीने थे तो उन्होंने 23वीं जी ने अस्पताल की इमारतों पे फोकस किया। तीसरी चीज़, अगर आप UPA 1 का कार्यकाल देखें और आपको स्मरण है कि रघुवंश बाबू ग्रामीण विकास मंत्री थे, और उस समय में हजारों करोड़ रुपए, बल्कि कई लोगों को एतराज हुआ कि बिहार में इतना क्वांटम क्यों जा रहा है, वो जो इन्फ्यूज किया गया, उसकी वजह से ग्रामीण सड़कें, मैं समझता हूं कि मेन सड़कों से, चाहे NH, लेकिन आप ये 10 साल गडकरी का आप क्रेडिट नहीं देना चाह रहे। रहे। मैं बताऊं, गडकरी जी जैसे सिमरिया का पुल बना, रघुवंश बाबू का बनाया हुआ थोड़े है। मैं बता रहा हूं, गडकरी जी के कार्यकाल की सबसे बड़ी चीज जो दुख का विषय है, सड़कें बनी लेकिन हम कर्जदार होते जा रहे हैं। ये जो मॉडल है जिसमें प्राइवेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसको आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। आपको आज सड़क मिल रही है, लेकिन उसका कर्ज कौन चुकाएगा? अभी कल ही मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, इतना ज़्यादा कर्ज है उसको लेकर के। बाद में बाकी तो मैं इथेनॉल की कहानी नहीं कहूँगा कि इथेनॉल मिलाने की शुरुआत हुई और बेटा उनका इस बिजनेस में आ गया, और उसके बाद मतलब उनकी उत्तरोत्तर प्रगति होती गई, भले पेट्रोल और गाड़ी पे इसका जो भी असर हो। चलिए, बहरहाल बहुत सारे सवाल हैं और 2.5 महीने में बहुत बार मिलेंगे, मिलते रहेंगे। उन सवालों में इजाफा होगा 2.5 महीने में, जब
चुनावी एजेंडा तय होगा, इसके बाद मुद्दे बीजेपी की तरफ से उठाए जाएंगे और आने वाले वक्त में जो कोर इशू है उस इशू पर किस पार्टी का क्या एजेंडा, क्या वादा होगा, इससे जुड़े हुए सवालों पर आगे आने वाले वक्त में भी बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल मनोज झा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए और गांधी मैदान आप आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। थैंक यू।